सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 29 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अप्रैल 2024 में पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा दुबई में। तो गल्फ यूथ गेम्स 2024 की हम बात कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इसका पहला संस्करण है, पहली बार इसका आयोजन हो रहा है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और कहां पे, कौन होस्ट कर रहा है? यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में 16 अप्रैल से लेके 2 मई तक। और इसका स्लोगन भी है अवर गल्फ इज वन, आर यूथ आर प्रोमिसिंग। तो इसमें कौन से देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, जो गल्फ कंट्रीज है वो इसमें हिस्सा ले रही है, जैसे कि यूनाइटेड अरब अमीरात, कुवैत, ओमान, बहरीन, सऊदी अरब, कतर वगैरह। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो अभी हुआ था 2024 में, आपको पता है 6वां संस्करण था, तमिलनाडु में हुआ था, जिसका शुभंकर क्या था? वीर मंगाई। और इसमें टॉप पे कौन रहा था? महाराष्ट्र टॉप पे रहा था, याद रखना। और बाकी भी अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं तो अभी दिसंबर में ही जो पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, जिसका शुभंकर उज्ज्वला था, जो रिप्रेजेंट करता है गौरैया चिड़िया को, उसमें टॉप पे हरियाणा रहा था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का अभी 4था संस्करण हुआ लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, और इसका शुभंकर था शीन ए शी या फिर शान, जो रिप्रेजेंट करता है स्नो लेपर्ड को, हिम तेंदुए को, और इसमें टॉप पे रही थी सेना। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भी अभी 2024 में 4था संस्करण हुआ असम में, असम के गुवाहाटी में हुआ। इसका शुभंकर क्या था? अष्टलक्ष्मी था, जो रिप्रेजेंट करता है तितली को, और इसमें टॉप पे रहा था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे ये चारों खेलो इंडिया गेम्स में मैंने आपको साथ के साथ रिवाइज करा दिए, ध्यान में रखना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में बिजिंगम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में मंजूरी मिल गई है। पूछ रहे हैं ये पोर्ट, ये बंदरगाह ये कहां पर स्थित है? तो आंसर होगा केरल में। तो अडानी ग्रुप संचालित करता है इसे, अडानी ग्रुप के अंतर्गत आता है ये विजिंगम पोर्ट, हम पहले भी बात कर चुके हैं इस पे। और अभी देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में शिपिंग मंत्रालय ने इसको मंजूरी दे दी है। अब इसका मतलब क्या हो गया? ट्रांसशिपमेंट हब का मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर कोई बड़ा जहाज आएगा और उससे माल उतार करके फिर छोटे जहाजों में हम शिफ्ट कर देंगे उस माल को, और फिर वो आगे जो भी पोर्ट वगैरह जहां पर भी उसे बंदरगाह पे जाना होगा सामान को, वो छोटे जहाज लेकर के चले जाएंगे। अब हो सकता है आप लोग ये सोच रहे हो कि अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया गया? हमारे पास तो पोर्ट्स वगैरह बंदरगाह ऑलरेडी है ना, जिसमें से 13 तो मेजर पोर्ट्स हमारे पास है, तो वहां पे भी तो कर सकते थे। तो अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये प्रश्न आ सकता है आपके माइंड में। तो इसका आंसर मैं दे दूं कि जो न्यू जनरेशन शिप्स होते हैं या यूं कह दूं कि जो अल्ट्रा लार्ज शिप्स होते हैं, उनको हम हैंडल कर पाए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर या ऐसे बंदरगाह हमारे पास नहीं थे। और दूसरा कारण ये भी था कि जितने भी पोर्ट्स हमारे पास है, जितने भी बंदरगाह अभी तक 13 मेजर पोर्ट्स मैंने आपको बोले, तो वहां पे इतनी गहराई नहीं है या इतना गहरा पानी नहीं है जितना चाहिए होता है उन बड़े बड़े जहाजों को। तो ये एक मेजर कारण था। लेकिन केरल में ये जो विजिंगम पोर्ट बना है, इसको उसी तरह से रेडी किया गया है, और यहाँ पे जो गहराई है पानी की वो भी सबसे ज्यादा है भारत में जितने भी पोर्ट्स हैं। तो ये हैंडल कर सकता है जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उनको। तो अब बड़े जहाज यहाँ पे आएंगे, अपना सामान उतारेंगे, और फिर वो सामान छोटे जहाजों में लाद दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा, और फिर वो छोटे जहाज भारत के जो और पोर्ट्स हैं वहां पे सामान लेके चले जाएंगे। मान लो गुजरात का कोई सामान है तो वो जहाज गुजरात लेके चला जाएगा, एक सामान मुंबई का है तो फिर वो महाराष्ट्र लेके दूसरा वाला जहाज चला जाएगा, एक सामान कर्नाटका का है तो वो तीसरा वाला जहाज वहां लेकर के चला जाएगा। जिस तरह से नहीं होता क्या, जैसे कि दिल्ली से आपको राजस्थान जाना है, सभी लोग राजस्थान वासी है जो उस बस में बैठ गए या एरोप्लेन में बैठ गए या ट्रेन में बैठ गए, फिर वो ट्रेन बस या एरोप्लेन जो भी है वो मान लो जयपुर में उतरता है, फिर किसी को मान लो किसी शहर में जाना है, सबको अलग अलग शहर में जाना है, सबको अलग अलग गाँव में जाना है, फिर वो अपनी अपनी बस में छोटी छोटी बसों में बैठ के चले जाते हैं। तो उसी तरह का सीन है। और आप कह सकते हो एक तरह से सिंपल भाषा में लोडिंग अनलोडिंग करना। बड़े शिप से माल आया, उसको अनलोड किया इस पोर्ट पे, और फिर छोटे छोटे जहाजों में उसको लोड कर देंगे, फिर वो आगे चले जाएंगे। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि अगर हमारे पास ये चीज अभी तक नहीं थी तो ये काम अभी तक हम कहाँ पे कर रहे थे? ये काम कहाँ से हो रहा था? तो श्रीलंका में, सिंगापुर में, मलेशिया में जो बंदरगाह है वहां पे ये काम हो रहा था। तो हमें हमारा जो सामान है, जो कार्गो है, वहां से लेकर के आना पड़ता था। तो हमारे लिए कितना टिपिकल हो जाता है, कितना टाइम कंज्यूम होता है, कितना पैसा वेस्ट होता है। तो अब बड़ा शिप यहीं पे आ जाएगा विजिंगम पोर्ट में, और यहीं से हम लोड अनलोड कर देंगे। तो
तो ये तो हमारे काम की चीज है। आपको बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा समय ले रहा हूं मैं, 1 आध मिनट, लेकिन आपको समझा रहा हूं ताकि आपको चीज समझ में आ जाए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बाकी तो और चीज हम पढ़ लेंगे अभी। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। और पहले तो आप ये जान लो, एक प्रश्न हमने पढ़ा था अभी कि गोपालपुर पोर्ट ये कहाँ पर है। ये ध्यान रखना, ये उड़ीसा में है। क्यों नहीं? क्योंकि अभी अदानी ग्रुप ने ही इसका अधिग्रहण कर लिया था। और उसके अलावा अदानी के पास और कौन कौन से बंदरगाह हैं? मुंदड़ा पोर्ट हो गया जो कि आपको मिलेगा गुजरात में। हारफा पोर्ट ये इजराइल में है। हजीरा पोर्ट ये भी गुजरात में हो गया। धामरा पोर्ट ये उड़ीसा का हो गया। ये सब अदानी के अंडर आते हैं। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी आप ध्यान में रखें जो अक्सर न्यूज में रहते हैं, जैसे कि चाबहार पोर्ट ये ईरान में आपको मिलेगा, भारत ने बनाया इसको। और ग्वादर पोर्ट ये आपको मिलेगा पाकिस्तान में, इसको चीन ने बनाया। बाकी दुक्कम पोर्ट ये आपको ओमान में मिलेगा, भारत ने ही बनाया है। और कांडला पोर्ट का नाम बदला गया था, आपको याद होगा, जो गुजरात में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह इसका नाम हो गया। बाकी विजिंगम पोर्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, ये केरल में है और ये भी अडानी के अंदर ही आता है। अच्छा, एक और बंदरगाह, एक और पोर्ट अभी न्यूज में था, पारादीप पोर्ट। कहां पर है ये उड़ीसा में है। और क्यों न्यूज में था कि अभी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कार्गो प्रबंधन के मामले में था, इसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट को पीछे छोड़ दिया था, जो कि गुजरात में है, हम पढ़ चुके हैं, जिसका पुराना नाम कांडला पोर्ट है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको रिवाइज कराए, या यूं कहूं कि जो भी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स वगैरह हैं, जो बंदरगाह हैं, वो मैंने आपको रिवाइज करा दी इस प्रश्न में, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में यूपीआई स्विच किसने लॉन्च किया इसे? तो आंसर होगा रेजर पे ने। तो अभी रेजर पे ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ मिलकर के अपना खुद का यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर यूपीआई स्विच को लॉन्च किया है। और ये 1 सेकंड में 10,000 लेन देन यानी कि ट्रांजेक्शन संभाल सकता है। यूपीआई मतलब क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आज हम जो भी मोबाइल से पेमेंट करते हो ना आप, स्कैन करा और फटाक से मोबाइल से पैसे भेज दिए, मोबाइल से मोबाइल में भेज दिए, मोबाइल से बैंक में भेज दिए, ये सब हो पा रहा है यूपीआई के कारण ही। भारत में यूपीआई लॉन्च हुआ था 2016 में। और किसने किया था? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी पहला यूरोपीय देश कौन सा बना था यूपीआई को अपने यहाँ पे लॉन्च करने वाला, तो वो फ्रांस बना था। वैसे विश्व में पहला देश यूपीआई को अपने यहाँ पे लॉन्च करने वाला देश कौन सा है? तो आंसर होगा नेपाल। और अगर मैं आपसे पूछूं भारत का पहला यूपीआई एटीएम को किसने लॉन्च किया था? हिताची पेमेंट सर्विसेज ने, जो कि जापान की कंपनी है। और यूपीआई लाइट फीचर को लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा है? वो पेटीएम पेमेंट बैंक है। हालांकि अभी आरबीआई ने इसको बैन कर दिया, लेकिन प्रश्न तो फिर भी तैयार है ना, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के राजदूत के रूप में, एम्बेसडर के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सना मीर को। सना मीर कौन है? तो ये पाकिस्तान की क्रिकेटर है, या यूं कहूं कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान है ये। और अभी इन्हीं को आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए एम्बेसडर बनाया है। और ये जो टूर्नामेंट है ये कहां पे होगा? ये यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी में होगा। अच्छा, इसी प्रश्न को याद करके आपको कुछ याद आ रहा होगा, अभी हमने पढ़ा था कि पुरुषों का जो T20 वर्ल्ड कप है जो कहां पे होगा? 2 देशों में, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। तो उसमें अभी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? अभी तक 3 खिलाड़ियों को बनाया जा चुका है, उसेन बोल्ट को, युवराज सिंह को और क्रिस गेल को। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, हम प्रश्न में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी बात आप लोगों को बता दूं। देखो, आप वीडियो को स्किप कर करके मत पढ़ा करो। अगर आप में कोई स्टूडेंट हैं ऐसे, तो ये उन्हीं के लिए बात बता रहा हूं। और मुझे ऐसे बताने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि अभी 2-3 स्टूडेंट्स के कल ऐसे मैसेजेस आए या कमेंट आए, वो कमेंट कर रहे हैं कि अभी तो आपने उसेन बोल्ट को बताया था ब्रांड एम्बेसडर इसके बने हैं, अभी युवराज सिंह बता रहे हो, तो सही क्या है? अरे तो माय डियर, वीडियो तो आप एक बार पूरा देखो, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, पूरी हर चीज आपको बताई है, फिर भी आप ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? मैंने आपको बताया ना, पूरे वीडियो में एक्सप्लेन किया अच्छे से कि अभी सबसे पहले उसेन बोल्ट को बनाया गया था, अब युवराज सिंह को भी बना दिया और क्रिस गेल को भी बना दिया। तो अगर आप वीडियो पूरा देखे बिना अगर कमेंट करोगे तो फिर मैं आपको कैसे उत्तर दे पाऊंगा, या क्या उत्तर दूं, मुझे ही समझ में नहीं आता। तो बस वीडियो ध्यान से देखा करो और बिना स्किप किए देखा करो, ताकि कोई पार्ट आपका मिस ना हो। तो अभी ये प्रश्न आपको समझ में आ गया। अच्छा, महिलाओं से कुछ चैंपियनशिप आपको याद दिला रहा हूं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी याद रखना, जो दूसरे नंबर का वुमेन प्रीमियर लीग हुआ अभी 2024 में, उसे किसने जीता? आरसीबी की टीम ने जीता है, जिसकी कप्तान स्मृति मंदाना है। और अभी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स अंडर-19 चैंपियनशिप हुआ था, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में हुआ था। इसमें विजेता कौन रहा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है।
ये इंडिया और बांग्लादेश दोनों को संयुक्त रूप से विजेता इसमें घोषित किया गया। ऐसा क्यों हुआ था ये मैं आपको बता चुका हूं, और अभी शायद आप आज या कल का रिवीजन वाला हमारा वीडियो देखेंगे तो वहां पे भी ये क्वेश्चन मैंने कवर किया है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि, और अगर आप में से कोई रिवीजन वाली क्लास नहीं देखते हैं या करंट अफेयर्स का पुराना जो रिवीजन करना चाहते हैं तो वो क्लास आप जरूर देखें। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मैं कवर कर रहा हूं। जो काम की बात होती है सिर्फ वही ली जा रही है, कोई फालतू बात नहीं हो रही है, कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। तो आप वो वीडियो जरूर देखें, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा करंट अफेयर्स की, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं तो ऐसा होगा कि आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे का भूलते जा रहे हैं। जो हमारे रिवीजन वाले वीडियोस होते हैं करंट अफेयर्स के, ब्लैक कलर का थंबनेल होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वो वीडियोस हैं। बाकी अभी नेशनल कैरम टाइटल इसको जीता था रश्मि कुमारी ने, 12वीं बार जीता अभी। और वुमेन्स और मेंस खो खो चैंपियनशिप दोनों में महाराष्ट्र अभी विजेता रहा था। और अगर मैं पूछूं फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था, उसको किसने जीता था? स्पेन ने जीता था इंग्लैंड को हरा करके। तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में आरबीआई के किस डेप्यूटी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया? तो आंसर होगा टी रविशंकर। आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक तो गवर्नर होते हैं और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। गवर्नर कौन है? वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं जो 25वें नंबर के हैं, और जो 4 डेप्यूटी गवर्नर है उनके नाम मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव, जे स्वामीनाथन और एक ये टी रविशंकर। और अभी इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था अप्रैल में, पर अभी इनका कार्यकाल 1 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। अच्छा, ये नाम आपने अभी सुना होगा, कुछ समय पहले ही पढ़ा था, माइकल देवव्रत पात्रा का, क्योंकि अभी जनवरी में ही इनका कार्यकाल भी 1 साल से बढ़ाया गया था। बाकी आरबीआई की बात करते हैं। स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में, मुंबई में आपको मुख्यालय मिलेगा। और अगर पूछें कि किस आयोग की सिफारिश पे आरबीआई की स्थापना की गई थी, तो यंग हिल्टन आयोग, जिसे शाही आयोग भी कहते हैं। राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन होता है 1 जनवरी 1949 को। गवर्नर हमने वर्तमान में देख ली शक्तिकांत दास है 25वें नंबर के। लेकिन अगर पहले ब्रिटिश गवर्नर पूछेंगे तो आंसर होगा ऑसबॉर्न स्मिथ, और पहले इंडियन गवर्नर पूछेंगे तो आंसर होगा सीडी देशमुख। चलो आपसे मेरा एक प्रश्न है, अभी सीडी देशमुख जी के नाम पे अभी किसका नाम बदला गया था? किसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलाया गया था, ये भी चलो मैंने आपको बता दिया। कहां पर है और वो कौन सा है ये आप बता दो। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में मोना अग्रवाल ने वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में अभी गोल्ड मेडल जीता, स्वर्ण पदक जीता। आपसे पूछ रहे हैं इस चैंपियनशिप का, इस टूर्नामेंट का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा साउथ कोरिया में। बात कर रहे हैं वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट 2024 जो हुआ चांगवॉन साउथ कोरिया में, और यहाँ पे मोना अग्रवाल ने गोल्ड जीता है। ये एक पैरा शूटर है, याद रखना इनका नाम। 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में इन्होंने गोल्ड जीता है। और एक पैरा इवेंट मैंने आपको अभी रिवाइज भी करवाया था कि जो पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए थे अभी दिसंबर 2023 में ही नई दिल्ली में हुए थे। शुभंकर याद रखना उज्ज्वला है, और उसमें टॉप पे हरियाणा रहा था। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक एथलीट का नाम आपको बता रहा हूँ, आपको बताना उनका संबंध किस खेल से है। वो एक पैरा एथलीट है, मैं बात कर रहा हूँ शीतल देवी की। और अभी इनको मैं आपसे यूं पूछूं कि इनको अभी एम्बेसडर बनाया गया था या नेशनल आइकॉन बनाया गया था दिव्यांगजनों के लिए। किसने बनाया था? चलो ये भी बताओ। 2 प्रश्न हो गए, देखो एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न पूछ लिए मैंने आपसे, और ये सारे प्रश्न मैं आपको कई बार रिवाइज करवा चुका हूं, इसलिए प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं बीच बीच में, ताकि आपके दिमाग की बत्ती जलती रहे। ठीक है, बताओ। अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रेजवाना चौधरी का संबंध किस देश से है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो अभी जिन विदेशी लोगों को पद्म पुरस्कार देने थे उन्हें दिए गए। और कौन देते हैं, किसके द्वारा दिया जाता है? तो हमारी राष्ट्रपति जी देते हैं। अभी वर्तमान में तो द्रौपदी मुर्मू जी ने दिए, वही हमारे राष्ट्रपति। रेजवाना चौधरी की बात करेंगे तो ये बांग्लादेश से हैं, और अभी कला के क्षेत्र में पद्मश्री इनको मिला, जो कि भारत का 4था सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये बांग्लादेश के सिंगर है, और वहां पे उनका एक स्कूल भी है जहां पे वो सिंगिंग सिखाती हैं। उस स्कूल का नाम है शुरेर धारा। अच्छा, अभी जो पद्म पुरस्कार मिले उनको भी मैं आपको रिवाइज करा दूं। तो पहले तो ये याद रखना, टोटल पद्म पुरस्कार कितने दिए गए? 132। उसमें अगर पद्म विभूषण की बात करेंगे तो 5 को मिला, पद्म भूषण 17 को, और पद्मश्री दिए गए 110। मैं आपको पद्म विभूषण और भारत रत्न ये दोनों रिवाइज करवा देता हूं। देखो, पहले पद्म विभूषण की बात करते हैं तो वैजयंती माला को मिला, चिरंजीवी को मिला, पद्मा सुब्रमण्यम को मिला, बिंदेश्वर पाठक को मिला, और एम वेंकैया नायडू जी को मिला। और भारत रत्न 5 को दिए गए। 5 के नाम याद रखना,
पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। और भारत रत्न अभी तक 2 विदेशी नागरिकों को दिया जा चुका है, खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं, और जो नेल्सन मंडेला है उनको भी मिल चुका है, वो साउथ अफ्रीका से थे। और भारत रत्न पाने वाले पहले, या यूं कहूं कि एकमात्र खिलाड़ी कौन है, तो सचिन तेंदुलकर है। तो ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 28 अप्रैल को। अच्छा, कल गलती से मैंने आपको जो 27 अप्रैल वाला दिवस बताया था, कौन सा वाला, विश्व पशु चिकित्सा दिवस, जो कि अप्रैल के आखिरी शनिवार को मनाते हैं, तो इस बार हमने 27 अप्रैल को मनाया। तो वहां पे मैंने आपको ये बोल दिया था कि 27 अप्रैल को ये वाला दिवस भी होता है। एक्चुअली में इसको करेक्शन करना, ये 27 नहीं 28 अप्रैल को होता है। हर साल मनाते हैं 28 अप्रैल को ही। इंग्लिश में बोलेंगे तो वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। एक्चुअली में आपको पता है कई सारे लोग वर्क प्लेस पर जोखिम वाला काम करते हैं, खतरों वाला काम करते हैं, जैसे कि कोई केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई बिल्डिंग के ऊपर लटक करके पुताई कर रहा है, चुनाई कर रहा है, लाइट के तारों को ठीक कर रहा है खंभों पे चढ़ करके। मतलब खतरे वाले कार्यस्थल हैं, ये खतरे वाले काम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, पर फिर भी वो काम करते हैं। तो ऐसे में उनके वर्क प्लेस पर काम करने वाले लोगों की सेफ्टी और उनके हेल्थ के प्रति उन्हें जागरूक करने के लिए ये दिन मनाते हैं कि भैया पूरी सेफ्टी के साथ आप काम करें और अपने आप को सेफ और हेल्दी रखें। थीम भी है इस बार की, द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। चलो, अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको एक बार फिर रिवाइज कराऊं तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया, 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 4 अप्रैल को खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस और राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस और राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस और नेशनल लाइब्रेरी डे, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और वर्ल्ड पार्किंसन डे, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस और वर्ल्ड क्वांटम डे, और उसी दिन B.R. अम्बेडकर जी की भी जयंती होती है, उसे अपन इक्वलिटी डे के रूप में मनाते हैं। 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे कला दिवस, 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे, 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विसेज डे और विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस यानी कि क्रिएटिव एंड इनोवेशन डे, और 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे, 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे, और अभी 26 अप्रैल को बौद्धिक संपदा दिवस मनाया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, और अभी 27 अप्रैल को हमने देखा पशु चिकित्सा दिवस मनाया। तो ये अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, बार बार हम रिपीट करते रहते हैं, याद हो रहे होंगे अब आपको। और अब तो अप्रैल महीना खत्म भी होने वाला है। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में इक्ष्वाकु काल के 3730 सिक्के अभी कहाँ पे खोजे गए, तो आंसर होगा तेलंगाना में। तेलंगाना की जो कैपिटल है हैदराबाद, उससे 120 किलोमीटर दूर बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थान है जिसका नाम है फनीगिरी। यहाँ पे ये 3730 सिक्के मिले हैं। ये शीशे से बने हुए हैं। सिक्कों का अगर एवरेज वजन की बात करेंगे तो 2.3 ग्राम के हैं ये, और ये इक्ष्वाकु वंश के हैं। और इन सिक्कों में एक तरफ हाथी बना है तो दूसरी तरफ उज्जैन का प्रतीक है। कहाँ मिले? तेलंगाना में। अब बात तेलंगाना की है तो ये रहा मैप में तेलंगाना। देखो, हमने कहा इसकी कैपिटल हैदराबाद हो गई। मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी है। और गवर्नर कौन है? तो जो अभी तक तमिलिसाई सौंदरराजन थी उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया था। तो अब झारखंड के जो गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन, उन्होंने ही यहाँ के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार संभाला, तो उनका नाम याद रखना। अभी अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य ने आरोग्य श्री योजना शुरू की थी तो आंसर होगा तेलंगाना ने। और अगर पूछे कि भारतीय सेना का दूसरा वेरी लो फ्रिक्वेंसी संचार स्टेशन कहाँ पे स्थापित होगा, तेलंगाना के विकाराबाद जिले में। कानुमा त्योहार, बथुकम्मा फेस्टिवल, बोनालू फेस्टिवल, ये सब यहीं पे मनाए जाते हैं। और 2024 में जो भारत में ई प्रिक्स का दूसरा संस्करण होगा वो हैदराबाद में ही होगा, पहला भी यहीं पे हुआ था। और याद रखना, भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक ये कहाँ पे बनाया गया? हैदराबाद में, जिसकी लंबाई है 23 किलोमीटर। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज भी लॉन्च हुआ था हैदराबाद में ही। अच्छा, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय ये कहाँ पे स्थापित होगा? तेलंगाना आंसर होगा इसका। अच्छा, आपको ये याद है हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था हमने, ऑपरेशन पोलो। और वो दिन था, वो तारीख थी 17 सितंबर 1948 की, जब हैदराबाद को
निजाम शासन से मुक्ति मिली थी। इसीलिए अभी करंट अफेयर्स का ये प्रश्न बना था कि 17 सितंबर को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। बाकी 39 नंबर की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी वो तेलंगाना से ही है। तेलंगाना में जो रामप्पा मंदिर है, जिसे काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, हुसैन सागर झील आपको यहीं पे मिलेगी, तो ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में सुब्रमण्य धारेश्वर, जिनका भी हाल में निधन हो गया, वे किस पारंपरिक कला के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो आंसर होगा यक्षगान। यक्षगान के कलाकार थे ये सुब्रमण्य धारेश्वर, इनका नाम था, इनका भी निधन हो गया। और यक्षगान का संबंध किस राज्य से है? ये प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, स्टैटिक प्रश्न है ये, तो आंसर होगा कर्नाटक। ये पारंपरिक लोक नृत्य व नाटक शैली है। लोक नृत्य व नाटक शैली मैंने क्यों बोला? क्योंकि इसमें नाटक भी है और नृत्य भी होता है। नाटक का आयोजन किया जाता है, बीच बीच में नृत्य भी इसमें किया जाता है, तो यक्षगान है ये। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज के हमारे वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 7000 लाइक का। और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार वीडियो को शेयर जरूर करना। वीडियो में अगर आप पहली बार क्रिक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको बता दूं, इन प्रश्नों का क्विज आप लगा सकते हैं, इनकी टेस्ट आप लगाएं, प्रैक्टिस करें, वो भी बिल्कुल फ्री में। कहाँ पे? क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट से मुझे मालूम चला कि जो पीडीएफ है हमारे वहाँ पे अपलोड तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो डाउनलोड नहीं हो पा रही है आपकी साइट से। तो मैंने भी इसे जा करके चेक किया, तो ये डाउनलोड वाला प्रॉब्लम तो है। तो आज मैं इस मामले में डेवलपर से बात करता हूँ, सही करवाते हैं भैया, डाउनलोड तो होनी चाहिए। तो चलो फिर आपको कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करा दे, फिर अपन सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था अभी आईसीसी ने किसे T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो अभी युवराज सिंह को बना दिया। मैंने आपको बताया अभी इनसे पहले उसेन बोल्ट को और क्रिस गेल को भी बना चुके हैं। फिर आपसे पूछा गया कि भारत को G7 समिट 2024 के लिए इन्वाइट किया गया, कहाँ पे होगा ये? इटली में होगा। फिर पूछा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग का नया आदर्श वाक्य बनाया गया किसे? यत्र इतिहासम भविष्ययाम संरक्षितः। फिर पूछा अरामको कंपनी 2027 तक फीफा के जो फुटबॉल टूर्नामेंट होंगे उनको स्पॉन्सर करेगी, किस देश की कंपनी है ये? सऊदी अरब की है। फिर पूछा था बवेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप का युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए यूकी भांबरी, और इनके साथी जो थे उनका नाम अल्बानो है, फ्रांस के हैं वो तो। फिर पूछा स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा था माउंट एरेबस ज्वालामुखी, ये कहाँ पर है? ये अंटार्कटिका में है। फिर पूछा था इंडियाज न्यूक्लियर टाइम्स नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा सौम्या अवस्थी और शर्बना बरुआ ने। फिर पूछा था विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया 27 अप्रैल को। और फिर पूछा साउथ कोरिया के उपग्रह जिसका नाम है नैनोसैट 1 और नासा का सोर सेलिंग तकनीक को जिसका नाम है ACS-3 को किसने लॉन्च किया? रॉकेट लैब ने, अमेरिका की कंपनी है ये। और आखिरी प्रश्न था कि वित्त वर्ष 2024 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात कितने प्रतिशत से बढ़ा है? तो 9.6%। तो चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत 41 नंबर पर रहा था। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।